डियर स्टूडेंट, आज हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में ये जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में 18 वर्ष की उम्र में एक क्लर्क बनकर आता है, जिसका जीवन ईस्ट इंडिया कंपनी से आरंभ होता है और धीरे धीरे करके वह अपने सैनिक क्षमता के बल पर सेंट डेविड किला और बाद में अर्काट के किले का जब घेरा करता है तो यूरोप में भी क्लाइव की कहीं न कहीं धाक जम जाती है और यहाँ फ्रांसीसी को वो टक्कर देने में सफल होता है। देश वापस चला जाता है, लेकिन बाद में बंगाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, वापस उसको पहुंचता है वो बंगाल की परिस्थितियों के मद्देनज़र, और कैसे प्लासी की लड़ाई होती है, फिर बक्सर की लड़ाई होती है। तो इन सब में क्लाइव अपनी सैनिक और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन यहाँ पे वो करता है। बाद में देखते हैं जब क्लाइव सत्रह में अंतिम बार भारत छोड़कर जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति तो बहुत मजबूत हो जाती है पूरी तरह से। और जैसे इंग्लैंड वापस जाता है तो उनको भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चलता है, लेकिन वह उसे बरी कर दिया जाता है और अपनी सेवाओं के लिए उसे वजीफा दिया जाता है। तो आज बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम पहला जो गवर्नर भारत में बनकर आया बंगाल का, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और किस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य की उसने स्थापना की है वो हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई में देख चुके हैं। तो क्यों न आज हम उसके जीवन पर ये पता करें कि उसकी जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या क्षमता थी, क्योंकि सैनिक दृष्टि से हम देख चुके हैं प्लासी और बक्सर की लड़ाई में, तो प्रशासनिक रूप से उसने क्या कुछ किया यहाँ पे वो आज हम देख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक हमारा चलता है इसमें मॉडर्न इंडिया में भी, ये पार्ट तृतीय में भी, तो इसको आज हम बताने जा रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसका 1725 से 1774 के बीच में पीरियड रहा है, तो आज इसका मेन टॉपिक ये है कि इसके प्रशासनिक सुधार भारत में क्या क्या थे। तो ये हम पहले देख ही चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में क्लाइव को जाना जाता है। भारत में बंगाल का पहला गवर्नर ये बनकर आता है, अपनी सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध करके वापिस चला जाता है, और किस प्रकार अर्काट के कारण वो यूरोप में भी अपनी धाक जमा लेता है। उसके बाद दोबारा 1764 ईस्वी में गवर्नरी इसको मिलती है, और जब वापस बंगाल में आता है तो काफ़ी कुछ सुधार वो यहाँ पे आके करता है, और वो सुधार सैनिक और असैनिक दोनों रूपों में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन सुधारों के द्वारा गवर्नर ने कंपनी के जो कर्मचारी थे उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, अनुशासनहीनता थी, उनको दूर करने का वो प्रयास करता है, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण उस पर मुकदमा भी इंग्लैंड में चलता है, हालांकि वो बरी हो जाता है। क्लाइव ने सबसे पहले असैनिक सेवा में जो भ्रष्टाचार था उसकी तरफ ध्यान दिया, उसको दूर करने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण से वो क्या क्या प्रयास करते हैं वो देख लेते हैं, जिसके तहत वो सबसे पहले कर्मचारियों के द्वारा जो उपहार लिए जाते थे उस पर वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि देखते हैं कंपनी वैसे ही लूट रही है भारत को, और उसके जो कर्मचारी थे वो रिश्वत के रूप में उपहार लेने के अभ्यस्त हो चुके थे। अतः क्लाइव ने सभी से उनसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, जो भी कर्मचारी थे, कि वो रिश्वत या उपहार किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका परिणति ये हुई कि रिश्वतखोरी की प्रथा कहीं न कहीं कम हो जाती है।
क्लाइव अंग्रेजी कंपनी तो व्यापार करती थी, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो उसके कारण भी काफ़ी भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा था, क्योंकि क्लाइव के आगमन के समय कंपनी के जो कर्मचारी थे कंपनी को प्राप्त व्यापारिक सुविधाओं का वो दुरुपयोग करते थे। वे बहुधा भारतीयों के हाथ दस्तक बेचकर धन कमाया करते थे। दस्तक यानी कि फ्री पास जो होता था। अतः क्लाइव ने उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी। उनसे प्रतिज्ञा पत्र भी लिखवाए, जिससे उनके निजी व्यापार न करने की शपथ ली गई थी। तो कर्मचारी द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया। उनके निजी व्यापार पर पाबंदी लगाई उसने। तीसरा उसने किया वेतन वृद्धि, क्योंकि क्लाइव इस बात को अच्छी तरह समझता था कि कर्मचारियों की घूस लेने एवं निजी व्यापार करने का मुख्य कारण था कि उन्हें कंपनी की तरफ से वेतन के रूप में पर्याप्त धन नहीं मिलता था। इसलिए क्लाइव ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा, परंतु संचालकों ने इसे अस्वीकृत कर दिया और इसके फलस्वरूप कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी के लिए क्लाइव को कोई न कोई दूसरा उपाय करना पड़ा। तो इसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसमें उसको प्रॉब्लम आती है और दूसरा उपाय वो इसके तहत वो करता है। चौथा हम देखते हैं कि व्यापार समिति की स्थापना किस प्रकार होती है। कंपनी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगने से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए 10 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी के कर्मचारियों की एक व्यापारिक समिति गठित की गई है। उसे नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। इस समिति को होने वाली आय को लाभांश के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार बांट देने का प्रावधान किया गया था और इस व्यवस्था से सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए तथा जनता को अपार कष्ट झेलना पड़ा था। हालांकि वेरलैस्ट ने इस व्यवस्था की प्रशंसा की थी तथा दावा किया था कि एकाधिकार के कायम होने से जनता बहुत सी असुविधाओं से बच गई और नमक का दाम कम भी हो गया। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि एक संगठित लूट थी। निजी व्यापार का ही संगठित विरोध के कारण इसको कहीं न कहीं 1768 ईस्वी में भंग करना पड़ा था। अगला देखते हैं कि कर्मचारियों का स्थानांतरण। क्लाइव ये मानता है कि एक जगह कर्मचारी रहकर भी भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, अभ्यस्त हो चुके थे। इसलिए एक स्थान पर बहुत दिनों तक अनेक कर्मचारियों को रहने से विभिन्न निहित स्वार्थ जन्म ले चुके थे। इसके साथ ही बंगाल में रहने वाले कर्मचारियों को बंगाल में उच्च पद दिए जाते थे। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से क्लाइव ने बंगाल के बहुत से कर्मचारियों को मद्रास भेज दिया और मद्रास से नए कर्मचारी बुलाकर बंगाल में नियुक्त किए गए। इससे एक तरफ तो बड़ी संख्या में स्वार्थी कर्मचारियों को बंगाल से हटा दिया गया और दूसरी तरफ कई योग्य कर्मचारी मद्रास से बंगाल चले आए। इससे बंगाल का प्रशासन कुछ सुधर गया, क्योंकि जो मद्रास से चल के आए थे वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार नहीं था। बंगाल की हालत खराब थी तो वहाँ से कर्मचारी बुलाए, यहाँ के कर्मचारी वापस गए, तो कुछ न कुछ सुधार प्रशासन में हुआ। यद्यपि क्लाइव के इस कार्य का कर्मचारियों ने विरोध किया, परंतु उसने स्थिति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया था। उसके बाद क्लाइव कोष की स्थापना होती है। अवकाश प्राप्त कंपनी के कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, अतः उनके आश्रितों, विधवाओं, बच्चों को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते थे। उनके कष्टों को दूर करने एवं उनकी देखभाल के लिए क्लाइव ने अपने नाम से एक फंड की स्थापना की। मीर जाफर ने उसे जो 5 लाख रुपए दिए थे, उसी से इस फंड की स्थापना की गई। इस कोष से जरूरतमंद कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती थी और इस कार्य से क्लाइव को अपने कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं राहत देने वाली ये बात थी, क्लाइव की कोष की स्थापना करना। इसके बाद क्लाइव सैनिकों में सुधार करता है और अंग्रेजी सेना में वृद्धि करता है, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक सत्ता की स्थापना के साथ ही कंपनी के सैनिक कार्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। अतः उसने कंपनी की सेना में वृद्धि करने का निश्चय किया। इस निर्णय के अनुसार एक तरफ तो नवाब की सेना में कमी कर दी गई और दूसरी तरफ कंपनी की सेना में वृद्धि कर दी गई। इससे कंपनी की सैनिक शक्ति काफी बढ़ गई।
और ये जो सेना थी उस समय मुख्य जो स्थल थे, केंद्र थे उस समय, मुंगेर, पटना और इलाहाबाद में तैनात कर दी जाती है। तो अब सैनिक दृष्टि से भी वो मजबूती यहाँ प्रदान करता है। एक सबसे बड़ी समस्या बंगाल में थी उस समय दोहरे भत्ते की प्रथा थी, क्योंकि सैनिकों को दिए जाने वाले दोहरे जो भत्ते की प्रथा थी वो क्लाइव यहाँ आकर बंद कर देता है इस समय। क्योंकि पहले सैनिकों को युद्ध काल के समय में दोहरा भत्ता दिया जाता था, परंतु बाद में मीर जाफर के समय में शांति काल में भी उसे दिया जाने लगा, और अब ये सैनिकों के वेतन का एक भाग बन चुका था, चाहे युद्ध काल हो या शांति काल हो। तो इस प्रकार बंगाल के सैनिकों को मद्रास के सैनिकों से ज्यादा वेतन मिल रहा था। अतः कंपनी के संचालकों को आज्ञा अनुसार बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर काम करने वाले सैनिकों को छोड़कर अन्य के दोहरे भत्ते जनवरी 1766 से बंद कर दिए गए। क्लाइव के इस कार्य को सैनिकों ने विरोध किया और देखते हैं कि विद्रोह के अभी आसार सैनिकों में नजर आने लगे। बहुत से कर्मचारियों ने त्यागपत्र भी दिया, क्लाइव की हत्या तक की योजना बनाई, लेकिन इस साहसपूर्ण काम के लिए क्लाइव को बधाई दी जा सकती है। तो आखिरकार देख सकते हैं कि क्लाइव के जो प्रशासनिक सुधार थे उसने काफी कुछ इसमें सुधार करने की कोशिश की, सैनिक दृष्टि से उसने कोशिश की, और कंपनी को काफी बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ हुए, प्रशासनिक व्यय में भी काफी हद तक कमी हुई, और कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था हुई। अतः सैनिक संगठन मजबूत इससे होता है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को भी कम करने का प्रयास यहाँ किया गया था, परंतु अपने इस कार्य में वह पूर्णतः सफल नहीं हो सका था। रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार का बाजार गर्म ही रहा, यहाँ तक कि जब वापस में जाता है तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है। लेकिन पूरा अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में अपनी पूरी तरह सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध करता है, और दूसरे कार्यकाल में वो प्रशासनिक सुधार करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ कंपनी का सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ सैनिकों का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक उसके सुधारों को अच्छी स्थिति के लिए जाना जा सकता है। तो इस प्रकार क्लाइव का ये पूरा एपिसोड चलता है कि किस प्रकार वो एक क्लर्क के रूप में आता है और किस प्रकार वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में अपना अहम योगदान देता है, और बंगाल में प्रथम गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, और बाद में वो अपना सुधार करता है। तो ये एक क्लाइव का मोटा मोटा आकलन यहाँ पे किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इससे फायदा होगा। थैंक यू।